नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चूं चूं की कप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसमें तमाम विशेषज्ञ, तमाम दिग्गज अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। जो अपनी-अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपाई है एक विषय विशेष में, वे सारे लोग अलग-अलग चीज़ों को लेके एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में मेरी इच्छा हुई कि जो आम व्यक्ति है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीता है और रोज़ कहीं न कहीं निपटता सुलझता है अपनी उलझनों, परेशानियों में, उनसे क्यों ना बात की जाए। जब उनसे बात करने का बात हुई तो मुझे लगा कि इस भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, इसमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही या कहें कि महत्वपूर्ण साझेदारी रही या उन्होंने इसका सामना किया, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के सामने उनके परिवार वालों को मारा गया और वहीं से तनाव शुरू हुआ। इसके बाद इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया और ये एक इत्तेफाक है कि जब पिछली बार ये तनाव हुआ था, तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री एक महिला थी। इस समय जो अग्रणी महिलाएँ रहीं, जो जिनको हम प्रेस ब्रीफिंग करते हुए देखते हैं, आप बातचीत करते हैं, तो उसमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान। तो इस देश की महिलाएँ इस तनाव के बारे में क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, क्या हल उनके पास है? इन तमाम चीज़ों को लेके चर्चा करने के लिए मैंने आप तमाम लोगों को परेशान किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट की। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं वर्तिका जी से करूँगा। वर्तिका बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अलग-अलग मीडियम्स में काम किया, अलग-अलग तरह का काम किया, वे अलग-अलग उन्होंने रिपोर्टिंग की है। मुझे शायद ये नहीं पता कि उन्होंने वॉर रिपोर्टिंग की या नहीं की, लेकिन वे निश्चित रूप से हमारे साथ रही हैं और उन्होंने भाँति-भाँति की रिपोर्टिंग की। तो वर्तिका जी, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करता हूँ कि इस तनाव को आप किस तरह से देखती हैं? आपके ओपनिंग रिमार्क्स, वर्तिका जी। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालिया तनाव बना है वो कहीं न कहीं जो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मलसी की तरफ लौट रहे थे। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कैसे धीरे-धीरे पुलवामा का जो हमला हुआ था अ, उसके बाद में एयर स्ट्राइक जब हुई भारत की तरफ से, उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से धीरे-धीरे दरवाज़े खुल रहे हैं दूसरे देशों के लिए। पहले व्यापार का रास्ता खुला, फिर एयर स्पेस को ढील दी गई और उसके बाद में कहीं न कहीं क्रिकेट के माध्यम से भले ही वो क्रिकेट मैच दुबई में हुआ, लेकिन इंडिया-पाकिस्तान के बीच में बहुत सालों बाद क्रिकेट हुआ। और जब ओलंपिक हुआ तो उसमें जो खिलाड़ी एक-दूसरे से बातचीत करते नज़र आए और इस तरह की चीज़ें सामने आई जहाँ पे एक पाकिस्तानी माँ हमारे खिलाड़ी को बेटा कह रही है और दोनों के बीच में बहुत ही मार्मिक और इंसानियत के स्तर पर बातचीत होती दिखाई दी। और दोबारा से लगा कि पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड फ़िल्म्स में काम कर पाएँगे और हमारी बॉलीवुड फ़िल्म्स के लिए धीरे-धीरे कहीं न कहीं पाकिस्तान में फिर से जगह बनने लगी। इतना सब कुछ हो ही रहा था कि उस बीच में जो फ़िलहाल हमारे 28 लोगों को जो मारा गया है, ये एक बड़ा पीठ पे छुरा जैसा है पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर। और इसमें कहीं न कहीं हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार को पता नहीं था पाकिस्तान में और केवल और ये आतंकवादी साजिश है और पाकिस्तानी सरकार उसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं है और बहुत ही मासूम है, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सीधी-सीधी बात ये है कि ये हमला हमारे देश में एक तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश था, स्पेशली जो धर्म के नाम पर लोगों से जिस तरीके से पूछ-पूछ के हत्याएँ हुई हैं, पहली बार आतंकवादी अक्सर आपने देखा आते हैं जनरली और धड़-धड़ फायरिंग करते हैं या फिर आत्मघाती हमले करते हैं और भाग जाते हैं। इतना समय उनके पास अक्सर नहीं देखा गया है कि वो आएँ और एक-एक से पूछ-पूछ कर, चुन-चुन कर हत्याएँ करें। पहली बार शायद भारत की हिस्ट्री में किसी आतंकवादी हमले में ऐसा देखा गया है। लेकिन ये कहीं न कहीं एक सोची-समझी साज़िश लगती है जिसका एक ही मकसद था कि भारत में माहौल बिगाड़ा जाए, भारत में जो सरकार है उसको कमज़ोर किया जाए, साथ ही जो चुनाव आ रहे हैं उसमें अस्थिरता पैदा की जाए। जम्मू-कश्मीर जो पूरी तरीके से भारत को अपना चुका है और भारत के लोग जम्मू कश्मीर को अपने दिल से लगाए। पिछले साल करोड़ों की संख्या में जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, पर्यटन बढ़ रहा था वहां पे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस समझ में आ रहा था कि भारत के लोगों ने अब उन्हें अपने साथ अपने जैसा मानकर कोई वैरभाव नहीं है और वहां पे एक तरीके से लगता ही नहीं था जाके। मैं खुद भी पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर मेरा जाना हुआ और वहां विजिट करने के बाद लगा कि शायद हम जिस जम्मू कश्मीर के लिए भारत के अलग-अलग कोनों में बैठे ये कहते हैं कि
कश्मीर मांगोगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वाकई ये जमीन उस लायक है, और यहाँ के लोग जिस तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं, अपना दिल खोलकर बात करते हैं, वो इतनी गर्मजोशी शायद राजस्थान के बाद मुझे पहली बार देखने को मिली, क्योंकि राजस्थान की भी मेहमान नवाजी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन रही है। वर्तिका, हमारे लेकिन साथ अनुपमा जी भी हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उनसे ही बात करते हैं। अनुपमा जी, जो लेकिन मुझे बात हम लगता है लोग, कि ये रास नहीं आया कुछ लोगों को। जी जी वर्तिका जी, आप पूरी बात कर लीजिए जी। नहीं, प्लीज आप अनुपमा जी को हम लोग स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ जुड़िए, और हम उनकी भी इस पर टिप्पणी जरूर जानना चाहेंगे। जी, अनुपमा जी, अभी जो वर्तिका ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उठाई कि एक शांत माहौल था और उम्मीद की किरण जग रही थी, और उस समय ये तनाव हुआ। हमारी कोशिश थी कि जो आम महिलाएं हैं उनसे भी बात की जाए। जरूरी नहीं कि वे वॉर की एक्सपर्ट हों, जरूरी नहीं है कि वे सेना की एक्सपर्ट हों, जरूरी नहीं कि वे हथियारों की एक्सपर्ट हों, लेकिन एक आम महिला भी इस तनाव के बारे में क्या सोचती है, इसलिए मैंने आप तमाम लोगों से जानने की बातें कोशिश की। तो अनुपमा जी, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट रही हैं, इतने सालों से आप जर्नलिज्म कर रही हैं, इस पूरे तनाव को आप किस तरह से देखती हैं, और इस समस्या का हल कैसे देखती हैं आप, अनुपमा जी? आपका माइक बंद है, अनुपमा जी। नमस्ते जी। सभी को। और जहाँ समस्या की बात है, तो हम जहाँ इस आज की जिस स्थिति में पहुंचे हैं, मतलब जो आज की स्थिति है, वो ऐसी है कि बिना युद्ध के नहीं रह सकते, और युद्ध होना ही है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि उनको जवाब देना जरूरी हो गया है। नहीं तो देखिए, जो अभी अप्रैल में जो घटना हुई, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया, तो उसमें कमान जो दी गई है, कि पहली बार के कहें कि महिलाओं को कमान दी गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो महिला सशक्ति पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन युद्ध होना, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से लोग पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे चल रहा है, युद्ध की खुशी मनाई जा रही है। तो युद्ध होना ये खुशी की बात नहीं है, हमारी मजबूरी बन गई। उन्होंने हमको इतना परेशान कर दिया कि युद्ध की स्थिति आ गई। लेकिन युद्ध के लिए खुश होना ना तो हमारे लिए अच्छा है, और ना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि युद्ध में कई सारे ऐसे लोग मारे जाते हैं, चाहे वो इधर के हों या उधर के हों, दोनों तरफ के, जिनका कोई दोष नहीं होता। कहते हैं कि गेहूं के साथ में भतुआ भी पिसता है। मेरी जब जबलपुर में पोस्टिंग थी, तो उस वहां जबलपुर में डिफेंस एरिया है, तो उस समय पर भी ये जो हमला हुआ था, तो उसका जवाब दिया गया था, उरी वो था। तो वहां की महिलाओं को हमने देखा था, जो डिफेंस की महिला हैं, वो कहती, हे भगवान, युद्ध ना हो, हमारी फैमिली और हमारे जो हस्बैंड है वो सेफ रहें। तो ये डर जब हमारे यहाँ की महिलाओं में है, तो वहां पाकिस्तान की महिलाओं में भी ऐसा होगा, क्योंकि जन हानि दोनों तरफ से होती है। तो युद्ध संभव जितना टाला जा सकता था, उसे टालने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो हादसा अप्रैल में हुआ, जो मासूमों पे उनके नाम लेकर, उनके धर्म को लेकर उन पर हमला हुआ, जिसमें हमारे यहाँ के शहीद जो हुए, उनकी देखिए, दोनों पत्नियां जो शहीद की दोनों पत्नियां हैं, दोनों के अलग अलग बयान हैं। एक चाहती है कि नहीं, उनसे बदला लिया जाए, और एक कहती है कि नहीं, इसमें बहुत सारे लोग भी पिसेंगे। तो युद्ध इस चरम पे पहुंच गया है कि भारत की मजबूरी हो गई है, क्योंकि उसे आतंकवाद का जवाब देना है। अब चाहे भले ही पाकिस्तान खूब कहे, चिल्ला चिल्ला के कहे कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है, हम ये नहीं है, हम इसके खिलाफ है, तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं लेता है? आतंकवाद कहाँ पनप रहा है? क्यों जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा हादसा हो गया और पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया? तो युद्ध होना हमारी मजबूरी बन गई है, कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो। जी जी, चलिए हम निर्मला मैडम के पास जाते हैं। निर्मला मैडम, जबलपुर, आपने नाम लिया जबलपुर का, वो जबलपुर हाई कोर्ट में एक सीनियर एडवोकेट हैं। निर्मला मैडम, हम दो तीन बातें आपसे जानना चाह रहे थे कि अगर दो लोगों में टकरार हो तो महिला बीच में आ जाती है, दो परिवारों में अगर टकराहट हो तो कहीं ना कहीं महिला की परेशानी होती है, युद्ध में सबसे ज्यादा महिला खोती है, उसका नुकसान होता है, चाहे उसके परिवार में किसी की डेथ हो या फिर दूसरे जब अत्याचार हो, तमाम चीजें हो, जब भी कोई संघर्ष होता है तो महिलाएं जरूर, निश्चित रूप से जो लूजर पार्ट होता है उसमें महिलाएं होती हैं। तो मैंने इसीलिए, मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों से जानूं
कि आप लोगों के इस पे क्या विचार हैं, उस समस्या का आप लोग क्या हल देखती हैं निर्मला मैडम? आलोक जी, मैं वर्तिका जी और अनुपमा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कहूंगी कि अब समय आ गया है कि युद्ध तो होना ही है, और हमने अब अपने मनों में स्वीकार कर लिया है। एक समय था कि जब कोई एक गाल पर चांटा मारता था तो सौहार्द बढ़ाने के लिए दूसरा गाल आगे बढ़ाने की बात होती थी, हमने वो भी किया। जब एक गाल पर चांटा मारा गया तो हमने अपना बचाव भी किया। पर अब अगर एक गाल पर चांटा मारा जाएगा तो सामने उनका मुंह तोड़ा जाएगा, ऐसा अब हमारी आम महिलाएं भी कह रही हैं। आपने भी कई सारे टीवी शो में भी देखा होगा कि बेटियां भी आगे निकल करके आई हैं कि अब नहीं सहा जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि जब भी कभी युद्ध की स्थिति होती है वहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं ही खोती हैं। अब अगर अपन पहलगांव वाला केस भी देखें तो उसमें भी महिलाओं के सामने उनके परिजनों को, उनके परिवार के साथ में घटना की गई, और इसलिए इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आलोक जी, अगर अपन कालांतर में भी देखें तो महाभारत में भी एक स्त्री की अस्मिता के लिए युद्ध हुआ। कारण बहुत सारे थे, वैसे ही कारण आज भी बने हैं। अगर ज्योतिषियों के बारे में भी कहें तो वो ये कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र भी वैसे ही बने हैं। युद्ध तो होना सुनिश्चित है, परंतु महिला पिसती है क्योंकि उनको ही खोना है। हर हाल में महिलाओं को ही ये सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। ना केवल युद्ध हो रहा है, अगर पाकिस्तान के स्तर पर देखा जाए तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, फाइनेंस जिहाद, एप्स के माध्यम से तो सॉफ्ट टारगेट कौन है? बेटियां हैं, महिलाएं हैं। और यहाँ भी टारगेट कौन था जब ये पहलगांव की घटना थी? महिलाएं थी। उनके सामने घटना करके उन नाजुक मन की स्त्रियों को, बच्चों को छेड़ा गया। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर तो होना चाहिए और होकर रहेगा। अब जब खोने पाने की स्थिति होती है तो वहां पर कितनी बार सहा जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में तो पूरा, अगर आप वहां का सिनेरियो देखें तो वहां के तो सत्ता ही है जिहादी चला रहे हैं, आतंकवादी चला रहे हैं। अब पाकिस्तान जब उनको संरक्षण दे रहा है, उनके इशारों पर काम कर रहा है, तो वहां की अगर आवाम ये भी कहे कि हम लोग सफर करेंगे, हम फेस करेंगे। आज हम एक टीवी शो देख रहे थे जिसमें वो महिलाएं बॉर्डर पर रो रही हैं कि हमको पाकिस्तान नहीं जाना है। जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं और जो आदेश हो गया है कि उनको पाकिस्तान जाना है, वो रो रही हैं कि ये युद्ध हो रहा है तो उसमें हमारी क्या गलती है, हमको तो छोड़ दिया जाए, इतना तो कर दिया जाए कि कम से कम रिश्तेदारों को आने जाने दिया जाए। तो हम कब तक ये सब सहेंगे? तो युद्ध तो अब होगा। चलिए मैडम, हम आपके पास आगे आते हैं। मैं प्रियंका जी के पास जाता हूँ। प्रियंका जी, मैंने एक खबर देखी थी, मैं उस देश का नाम भूल गया, कि एक 75 साल की महिला काम कर रही थी अपने पति के साथ, तो एक मगरमच्छ आया, उसने उसके पति पे हमला कर दिया। 75 साल की महिला मगरमच्छ से फाइट कर गई और अपने पति को वापस जिंदा ले आई। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हम लोग तो ये भी सुनते हैं कि अगर गाय जा रही है, सामने शेर आ जाए तो भाग जाती है, लेकिन अगर उसका बच्चा उसके साथ है तो शेर से भाग जाती है। तो महिला के सामने जब उसका परिवार होता है तो महिला में काली हो जाती है, उसमें ताकत आ जाती है। और महिला के सामने ही उनके परिवार के सदस्यों को जिस तरह से मारा गया, उसने एक नई जागृति कहें या गुस्सा कहें, जो हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं सारी महिलाओं के, उसने एक नए बात को जन्म दिया। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं महिलाओं से भी पूछूं कि इस पूरे तनाव में आप लोग क्या सोचती हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम रहा होगा किसी महिला को कि उसके सामने उसके पति को मारा गया। तो इस युद्ध के बारे में, इस तनाव के बारे में आप लोग क्या सोचती हैं, मैं इसलिए जानना चाहता। इसलिए प्रियंका जी, आप क्या सोचती हैं, मैं आपसे पूछ रहा था जानते। जी, आपने जो एक कथन बताया कि कहीं किसी देश की घटना थी कि 75 साल की महिला ने अपने हस्बैंड के लिए मगरमच्छ से लड़ाई कर ली और बचा लिया। हमारे यहाँ सावित्री की कहानी बहुत फेमस है कि जो यमराज के मुंह से अपने हस्बैंड को छीन के वापस ले आई, और ना सिर्फ ले आई, 100 बच्चों की मांग भी कर ली उसने। तो भारतीय महिला बहुत डेडिकेटेड महिला है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और उसके सामने उसके पति को या उसके बच्चों को, ऐसा नहीं है पति को उन्होंने मारा धर्म पूछ के, पर वो कैसे उस चीज को झेलेगी, या उसके लिए तो वो जीवन भर के लिए एक नाइटमेयर है, वो तो चैन से सो भी नहीं पाएगी। ये तो एक इतनी बैड मेमोरी है कि जो हमेशा उसके उसमें हावी रहेगी, उसके पूरे अस्तित्व पे हावी रहेगी। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कि वो फौजियों को ही समझ रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, क्योंकि वो आतंकवादी फौजी के वेश में थे। और वो मतलब एक महिला बहुत रो रही है कि मेरे बच्चों को छोड़ देना, मुझे मार डालो, मेरे बच्चों को मत मारना, मेरे हस्बैंड को तो
मार दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दो, तो वो गिड़गिड़ा रही है, जबकि वो लोग कह रहे हैं हम आपकी हेल्प के लिए आए, हम आपको पानी पिलाने आए हैं यहाँ। तो अगर महिला के नजरिए से देखो तो दोनों तरह से महिलाएं पिस रही हैं। ये बात एक अलग है कि महिलाएं चाहती हैं कि उनके सुहाग का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें उनके सुहाग का एक बदला लिया जाए, ये तो ठीक है, सही बात है, लेकिन उस बदले को लेने में कितने लोगों की और अभी जो जीवन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कारगिल कर चुका है, और कारगिल में कितने यंग, अब हम अभी तक याद करते हैं कारगिल के शहीदों को, और कितने यंग फैमिलीज, कितने यंग बच्चे, कितने लोग गए, दोनों तरफ से गए। उन्होंने जो कहा था कि ये हमारे फौजी नहीं है, वो उनके फौजी थे, क्योंकि बाद में वो लेटर्स भी, हम लोगों ने तो कारगिल ऐसे देखा है, रोज न्यूज के सामने बैठ के देखते थे हम कि आज पता चला ये शहीद हो गया, आज पता चला ये बच्चा शहीद हो गया। हम लोग की एज के थे उस समय वो जो शहीद हो रहे थे। तो ये लोगों के लिए बहुत बहुत एक दुखद बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास किया हमने कि कोई डिप्लोमेटिक हम तरीका निकाल लें कि इस सब में ना घुसना पड़े, बट अब लग रहा है कि युद्ध इनविटेबल है, इसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन मैं फिर भी सोचूंगी कि युद्ध किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट में एमबीए किया है, मुझे मालूम है डिजास्टर की जब भी कोई सिचुएशन होती है उसमें सबसे पहला टारगेट महिलाएं और बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा जो भुगतने वाले होते हैं वो महिला और बच्चे होते हैं। चलिए, हमारे साथ कृतिका जी हैं, जो आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट दिख रही होंगी, लेकिन आप टीचर हैं। आप दिल्ली की स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे आप टीचर हैं, बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं। आप लंदन स्कूल से पढ़ के आई हैं इकोनॉमिक्स। कृति, आप फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें पढ़ती हैं, ये सब चीजें बच्चों को सिखाती हैं। लेकिन एक ऐसा समय है, इसमें संघर्ष की भाषा चल रही है, लड़ाई झगड़ा, इन सब की बात चल रही है। आपने देखा कि बाकी जर्नलिस्ट और बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनका क्या विचार है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप इसको किस तरह से देखती हैं, इस पूरे तनाव को, इस पूरे टेंशन को क्या देखती हैं, और आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है, इस प्रॉब्लम को, इसका सॉल्यूशन क्या है? कृति। मैं प्रियंका जी और अनुपमा जी से एग्री करती हूँ कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात हमें देखना पड़ेगा कि इस बार इंडिया का स्ट्राइक करना जरूरी है, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। जस्ट थोड़ा सा डाइग्रेस होकर मैं बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, सिंधीज, पंजाबीज, बलोचिस, पश्तून्स, और उनके बीच में आपसी काफी इश्यूज चलते रहते हैं। उन सब ग्रुप्स के लिए एक यूनाइटिंग फैक्टर है इंडिया के अगेंस्ट होना, एक यूनाइटिंग फैक्टर है कश्मीर। सो अगर आज हम छोड़ देंगे तो पाकिस्तान फिर स्ट्राइक करेगा। ये किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, एक ऐसा स्टेट है जो टेररिज्म को ब्रीड करता है। तो आज अगर हमने रिटेलिएट नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो पाकिस्तान फिर आगे जाके कोई दूसरा पहलगाम, दूसरा पुलवामा करेगा। तो मेरा मानना है कि अभी शायद कैजुअलिटीज हों, बट इंडिया का बहुत जरूरी है स्ट्राइक करना। चलिए, अब हमारा आखिरी राउंड बचा है, सिर्फ 5-7 मिनट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सारे पैनलिस्ट एक एक मिनट में अपनी बात जरूर, अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दें। वर्तिका जी से शुरू करते हैं। वर्तिका जी, अब आगे क्या? आलोक जी, जैसे कि अनुपमा जी ने बताया कि कोई धर्म भी ये नहीं कहता है कि जो युद्ध है उसकी खुशी मनाई जाए। यहाँ तक कि गीता में भी जब इतना इतना बड़ा युद्ध हुआ था, उस समय भी लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे, उस समय विजय का कोई जश्न नहीं मना था। अंत में अफसोस ही रह गया था दोनों पक्षों के हाथ में। अपने अपने वृद्धजनों के पास जाकर केवल लोग आंसू ही पोंछ रहे थे और अपने पुराने परिवारजनों के पास जाकर माफी ही मांग रहे थे। तो ये किसी भी युद्ध की परिणति है, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा युद्ध हो, छोटे से छोटा युद्ध हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर आवश्यक हो जाता है। ये अफसोसजनक है। इसको जहां तक रोका जा सके उतना बेहतर है, जितना सीमित किया जा सके उतना बेहतर है, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा, सबसे ज्यादा खोना महिलाओं के हिस्से में ही आता है। उनके पति जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, उनका परिवार चला जाता है और सुरक्षित माहौल चला जाता है, जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। केवल सामाजिक स्तर पर ही नहीं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी सुरक्षा महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। तो ये जब सुरक्षा जाती है तो परिवार टूटता है, और परिवार टूटने से समाज में भी आपस में विश्वास बढ़ता
जाता है, और कोई माँ, कोई बीवी, कोई बेटी नहीं चाहेगी कि उसके भाई, पति या फिर उसके सगे संबंधी उसकी आंखों के सामने से जनाजे में निकलें और अर्थियां जलें, चिताएं जलें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। तो हमें बस ये सोचना चाहिए कि 28 के बदले कितने और कहां तक। तो बस वो सोच के हम चले आगे, अपने सामने अपनी नैतिकता और अपनी परिणति दोनों को ध्यान में रख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अनुपमा जी, क्या महिलाएं इस बार गुस्से में हैं? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण दिया है वर्तिका जी ने महाभारत का, जिसमें कोई नहीं चाहता था युद्ध हो, लेकिन युद्ध हुआ, क्योंकि वहां सत्य और असत्य की लड़ाई थी, नारी सम्मान की लड़ाई थी। तो युद्ध होना संभव है, ये सब लोग जान चुके हैं, और ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बच्चे के में का दिमाग सेट हो गया है कि युद्ध होगा, परिणाम कुछ भी हो। और युद्ध होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में जो निर्दोषों को मारा गया, जो महिलाएं हैं बेचारी रोती नहीं, अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाती नहीं, तो उसका बदला लेना निश्चित है, नहीं तो बार बार ये हमले होते रहेंगे। लेकिन फिर भी ये देखिए कि महिला बहुत मजबूत है। चाहे हम महिलाओं की शौर्य गाथा को ले लें, तो महिलाओं ने कई बार अपने पतियों को तिलक करके युद्ध मैदान में भेजा है कि जाइए, विजय होके आइए। तो वैसे ही आज एक एक महिला हमारी सेना के साथ में है, और वो चाहती है कि जो हमारे पहलगांव में जो शहीद हुए हैं उन लोगों का बदला लें। और देखिए, नाम भी कितना अच्छा रखा है, सिंदूर, यानी कि सिंदूर उन्होंने जिन महिलाओं को विधवा किया, उनके सिंदूर का बदला एक महिला ही ले रही है। और सिंदूर का अर्थ दो अर्थों में भी लगाया है कि एक महिला उस सिंदूर का बदला ले रही है, दूसरा महिला एक काली का रूप भी है, जिसे हम माता के रूप में पूजते हैं, जो सिंदूर से ही पूजा की जाती है। तीसरा ये भी कि हनुमान जी भी सिंदूर लगाते हैं। तो कई सारे अर्थों में जो इस ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, वो जिसको अगर कहें तो जो महिला ही उसको देख रही हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया। दोनों कैप्टनों ने बहुत अच्छे से बताया है कि वो उनकी जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो उन पर विश्वास जताया है, उस पे वो खरी उतरी है। और हमारे देश की महिला बहुत मजबूत है। उसने अपने पतियों को खोया है, अपने बच्चों को खोया है, लेकिन देश की आन और बान को नीचे नहीं झुकने दिया, उसका सर नहीं झुकने दिया। निर्मला मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि महिला जो बहुत शांत दिखती है, बहुत सौम्य दिखती है, अगर वो गुस्सा हो जाए तो काली हो जाती है, वो नाराज हो जाती है। इस बार महिलाएं गुस्से में हैं, क्या होगा? नहीं, बिल्कुल महिलाएं इस बार ही नहीं, महिलाएं तो हर बार जब भी समाज में कोई विकृति आती है तो गुस्से में रहती ही हैं। परंतु महिलाओं को प्रथम कार्य हमेशा मानते हैं कि समन्वय का कार्य होता है, चाहे परिवार हो या समाज हो। हमेशा महिला समन्वय का कार्य करती है, इसलिए सौम्य शिष्ट आचरण रखती है। परंतु जब क्रोधित होती है तो माँ दुर्गा और माँ काली का रूप धारण करती है, और जिसका जैसा आचरण होता है उसको वैसा जवाब देने के लिए वो सक्षम भी होती है और वैसी सलाह भी देती है। इस बार जो परिस्थिति है, ना केवल बदला लेने की परिस्थिति है, यहाँ तक कि सबक सिखाने की परिस्थिति है, और इस समय सबक सिखाना आवश्यक है, ये भूल करके कि कहाँ कितनी कैजुअलिटी होगी, कहाँ कितना नुकसान होगा। महिला ये भी जानती है कि भविष्य में हमको फाइनेंशियल क्राइसिस, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी हमको जूझना पड़ेगा, वो कमियां होंगी। परंतु भारत के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रख रही है। उस विश्वास के साथ में वो सैन्य अधिकारियों के साथ में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खड़ी हुई है, और ना केवल नाराज है, वो सक्षम हो रही है कि हमको सबक सिखाना है, इस बार हम पीछे नहीं रुकेंगे। प्रियंका, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो हम देख रहे हैं कि तनाव है, हमने इतने साल किताबें पढ़ी, इतना अध्ययन किया, इतने अपने आप को विकसित किया। आप देखिए, वर्तिका जी के पीछे सिर्फ किताबों का अंबार है, कितनी अच्छी सुंदर किताबें रखी हैं। लेकिन ये सारा ज्ञान, ये सारी सभ्यता, ऐसा क्यों हमें मैं लगता अभी है भी कि किताब लेके ही बैठी हुई थी कि अगर समय मिलता तो इसमें से और बातें आपको बताती। कि सारी चीजें खराब हो जाती हैं और आखिरी में हम उसी चीज पर आ जाते हैं कि सारी चीजें शस्त्र अस्त्र से सुलझाई जाती हैं। तो हमारा विकास कहाँ हुआ, प्रियंका जी? जी, एक्चुअली विकास का मतलब है कि जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो दो तरह की ताकतें होती हैं, एक तो जो विकास के साथ होती है, एक जो विकास के विपरीत होती है। तो ये हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा।
एक तो विकास चाहेंगे, एक जो विकास करना चाह रहे हैं उनके पैर खींचेंगे पीछे से, बिकॉज वो खुद भी विकसित नहीं है और वो दूसरों को भी नहीं होने देना चाहते। तो कितनी भी किताबें हम पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, सारे इंटेलेक्चुअल्स नहीं हो सकते, सब एक तरह से नहीं सोच सकते, तो समाज में अलग अलग तरह के सोच के लोग रहेंगे और कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वो हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ये इंसान की शुरुआत के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, कबीले होते थे तब लड़ाई होती थी, जो होता था तब युद्ध होते थे, जब कोई सिविलाइज्ड भी नहीं थी। अब सिविलाइजेशन है, इतना ज्यादा सब टेक्नोलॉजी है, तो अब हमने टेक्नोलॉजी को यूज करके युद्ध करने शुरू कर दिए, तो ये चीज शायद कभी खत्म नहीं होगी। अगर इंसान है तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। लेकिन मैं निर्मला जी की बात से भी सहमत हूँ, अनुपमा जी की बात से भी, और वर्तिका जी ने जो कहा कि हमें जवाब तो देना है, और महिलाओं ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी सेट किया, जैसे कॉलोनल जो हमारी सोफिया कुरैशी थी, या विंग कमांडर हमारी व्योमिका सिंह थी। तो महिलाओं ने काली का रूप दिखाया और रिटेलिएट किया, लेकिन अंत में युद्ध में दोनों तरफ मातम ही होता है, दोनों तरफ ही लॉस होता है, कोई जीतता नहीं है, जीतने वाला भी जीत के हारता है। बस मेरा यही कहना है। कृति, आप सबसे यंग है इस पूरी पैनल में, लेकिन जो सबसे यंग होता है वो उससे उम्मीद जगती है, वो दूर तक चलता है, उससे दूर तक उम्मीद जगती है, दूर तक देखता है। आप फाइनेंस की बात करती हैं कि महिलाओं को मजबूत बनाया जाए, पूरी फाइनेंशियली रूप से देश को मजबूत बनाया जाए, लेकिन इस बार जो एक नया रूप देख रहे हैं कि महिला जो है वो शस्त्र वाली महिला, काली वाली महिला ज्यादा ताकतवर दिख रही है। आप इसमें बदले हुए रूप में किस तरह देख रही हैं महिलाओं को? आगे आपको क्या लगता है कि आगे कैसे जाएगी दुनिया, किस तरफ जाएगी? देखिए, जब भी हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की या फिर फेमिनिज्म की, आई थिंक हमने देखा, जैसे प्रियंका जी ने बताया कि हमारी जो फीमेल आर्म्ड ऑफिसर्स थी, उन्होंने वो लीड किया, उन्होंने ब्रीफिंग दी। आई थिंक ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैसेज है सबके लिए कि अगर महिलाएं चाहे तो वो कुछ भी कर सकती हैं। वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और इनफैक्ट आर्म फोर्सेस में भी वो उतना ही अच्छा कर सकती हैं। बस एक मोटिवेशन, एक विजन चाहिए। तो उस तरह से आई थिंक महिलाएं इस रूप में भी बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि उनके पास एक गोल है, उनको एक एक गोल है जो उनको पूरा करना है। इतने सारे नुकसान हुआ हमारा, इतनी कैजुअलिटीज हुई, उस चीज के लिए सब एक साथ हुए हैं, यूनिटी है, एंड ये रूप भी महिलाओं का उतना ही सफल होगा जितने बाकी हो रहे हैं। ये इन ट्रू सेंस विमेन एम्पावरमेंट है। मैं बुढ़ा हो रहा हूँ तो नाम मैं मिस करने लगा हूँ। तो एक फिलोसोफर है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात कहा है कि सच कहने के लिए बहुत उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती, बुद्धिमत्ता की बात कहने के लिए बहुत तेज आवाज की जरूरत नहीं होती। तो आज इस पैनल को अगर मुझे लगता है कि कोई म्यूट करके सुनेगा तो शायद कोई इस बात का भरोसा नहीं करेगा कि पैनल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर चर्चा कर रही थी। आप लोगों ने इतनी सरलता से, इतनी सौम्यता से और इतनी अच्छे तरीके से युद्ध कहें या तनाव कहें या दो देशों के बीच जो चल रहा है उसे जो भी शब्द में कहा जाए, अभी वॉर की घोषणा नहीं हुई है, तनाव भी मान रहे हैं या युद्ध भी मान सकते हैं, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा की। और मेरी इच्छा जैसी थी कि जो आम आदमी है, आम आदमी तो आप लोग नहीं, आप लोग सारे लोग विशेष है अपने अपने क्षेत्रों में, लेकिन आम इस तरह से कि हम लोग युद्ध के किसी एक विषय विशेष में दक्षता हासिल नहीं करते, लेकिन हमारा भी एक सोच है। मैं चाहता था कि आप लोगों की जो सोच है वो इस देश की सोच है और लोगों तक पहुंचे, इसलिए मैंने आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपने अपने विचार रखें। और आप लोगों ने जो विचार रखे, मुझे लगता है कि चूं चूं की गप्पों को देखने वाले, अब मैं कह सकता हूं कि हजारों दर्शकों को ये निश्चित रूप से पसंद आएगा, और इसके लिए मैं आप सबका आभार जताता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और अगले बार फिर किसी विषय के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।